हाँ, तो हम पढ़ रहे हैं लघु सिद्धांत कौमुदी संज्ञा प्रकरण के विषय में। संज्ञा प्रकरण में अभी तक हमने पढ़ा है उच्चारण स्थानों के बारे में। तो उच्चारण स्थानों में आगे है जिव्या मूल्यस्य जिव्यः मूलम। जिव्या, जिव्या यानी जीव का, मूल यानी जड़, अंत भाग, ठीक है। जिव्या मूल होता है, जिव्या मूल्य कहा जाता है, यानी जिव्या का जो मूल होता है, हमारे जीव का जो अंत भाग होता है, जड़ भाग होता है, उसे क्या कहते हैं? हम जिव्या मूल कहते हैं। और जिव्या मूल का जो स्थान होता है उसे जिव्या मूल्य कहा जाता है। अर्थात यदि हमें पूछा जाता है कि जिव्या मूल का उच्चारण स्थान क्या है, तो जिव्या मूल का उच्चारण स्थान है जिव्या मूल्य। तो जिव्या मूल्य क्या है? ये कोई वर्ण तो है नहीं, जिव्या मूल्य वर्ण नहीं है, लेकिन हम पढ़ते हैं का और खा। तो का और खा, जैसे हमने पहले पढ़ा था सूत्र में उपदमानीयना ओष्ठव, तो पा और फा से पहले जो अर्ध विसर्ग का एक चिन्ह होता था इस प्रकार से, पा और फा से पहले जो अर्ध विसर्ग का चिन्ह होता है इस प्रकार, उसे क्या कहते हैं? हम उपदमानीय कहते हैं। इसी प्रकार जब का और खा से पहले, का और खा से पहले इस प्रकार का एक विशेष चिन्ह लगाया जाए, इस प्रकार का एक विशेष चिन्ह लगाया जाए, उसे हम क्या कहेंगे? जिव्या मूल्य कहेंगे। अब बात यह आती है कि इसको प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है इसका जो प्रयोग है वो अर्ध विसर्ग के समान इसकी ध्वनि निकलती है। किसके समान निकलती है? अर्ध विसर्ग के समान। तो जिव्या मूल्य का स्थान, जिव्या का मूल अर्थात जड़ होता है, जिव्या का जड़ वाला स्थान, यानी कि जिव्या, जीव, हमारे जीव का अंत भाग ही जड़ है, और उस जड़ को ही क्या कहते हैं? मूल कहते हैं, है ना। तो जिव्या का जड़ वाला स्थान कंठ के ठीक पास में होता है। जैसे ये हमारा कंठ है, इधर इस कंठ से ऊपर वाला जो जीव का भाग है, जहाँ तक हमारी जीव है मुंह के अंदर, वो क्या है? जीव का अंत भाग है। तो जीव का जो अंत भाग है, जीव का जड़ भाग है, उसका उच्चारण स्थान जिव्या मूल्य है। तो कंठ के ठीक पास में होता है। लिखने में किसी भी अच के बाद में, लिखने में किसी भी अच के बाद में, और का और खा इन दोनों अक्षरों में से किसी एक से भी पहले क्या हो? इस प्रकार का एक चिन्ह हो, इस प्रकार का एक चिन्ह हो, तब उसे जिव्या मूल्य कहा जाता है या जिव्या मूल्य कहते हैं, ठीक है। अगला सूत्र होता है उच्चारण स्थानों में नासिका अनुस्वार से। अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होती है। अनुस्वार से, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। नासिका अनुस्वार से, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होती है। अब अनुस्वार भी कोई वर्ण नहीं है। अनुस्वार भी क्या नहीं है? वर्ण नहीं है। अनुस्वार एक चिन्ह होता है, जिसे हम बिंदी कहते हैं, बिंदु है ना। तो इस प्रकार का एक चिन्ह होता है अनुस्वार। ये जिस वर्ण के ऊपर लग जाता है वो क्या है? अनुस्वार युक्त वर्ण है, ठीक है। और अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो नासिका है। क्या है? नाक है। बिना नासिका के, बिना नाक के इसको उच्चारित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अनुस्वार का स्थान नासिका होता है। तो हम जानते हैं कि वर्णमाला, संस्कृत वर्णमाला में दो प्रकार के अक्षर हैं। कितने प्रकार के अक्षर हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है अच और दूसरा होता है हल, यानी स्वर और व्यंजन। अच को क्या कहते हैं? स्वर, और हल को कहते हैं व्यंजन। तो संस्कृत वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं, अच और हल, ठीक है। तो वर्ण के शीर्ष पर, शीर्ष यानी वर्ण के, जैसे ये वर्ण है, ये इसका शीर्ष हो गया, ठीक है। तो वर्ण के शीर्ष पर इस प्रकार का जो चिन्ह प्रयुक्त होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। तो वर्ण के शीर्ष पर इस प्रकार का चिन्ह, यानी बिंदु जैसा एक चिन्ह होता है, उसे अनुस्वार कहा जाता है। और उच्चारण में जो इसकी ध्वनि है, उच्चारण में बोलते समय इसकी ध्वनि कहाँ से निकलती है? नासिका से निकलती है, ठीक है। अब उच्चारण स्थान यहीं समाप्त हो जाते हैं। तो लिखा है इति उच्चारण स्थानानि या इति स्थानानि। इति स्थानानि से तात्पर्य है इस प्रकार से उच्चारण स्थान यहाँ समाप्त हो गए। उच्चारण स्थान क्या हो गए? समाप्त हो गए। तो इसको जब हम व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में क्या लिखेंगे?
कि इस प्रकार स्थान यहाँ समाप्त हो जाते हैं। और तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, हमने सूत्र पढ़ा था एक, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के अनुसार सवर्ण संज्ञा किनकी होती है? सवर्ण संज्ञा उन वर्णों की होती है जिनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न अर्थात प्रयत्न समान होते हैं। तो तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम सूत्र के अनुसार उन वर्णों की परस्पर सवर्ण संज्ञा होती है, यानी कि सवर्ण, सवर्ण का मतलब है समान वर्ण। किसे कहा जाता है? जैसे आ समान है, लेकिन इसके अलावा क्या समान है? तो सवर्ण संज्ञा उन वर्णों की होती है जिनके स्थान और प्रयत्न परस्पर समान हो। अब प्रयत्न कहाँ से आ गया? प्रयत्न हम पढ़ेंगे आगे ना। तो जिनके स्थान और प्रयत्न परस्पर समान होते हैं, यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्थान हम पढ़ चुके हैं, किस वर्ण को कहाँ से उच्चारित किया जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था इचु या सानाम तालु, तो च वर्ग पूरा सवर्ण है क्योंकि इसका जो उच्चारण स्थान है वो तालु है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि परस्पर सवर्ण संज्ञा उनकी होती है जिनके स्थान और प्रयत्न दोनों ही समान होते हैं। अर्थात सवर्ण संज्ञा हेतु हमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहला है स्थान की तुल्यता, अर्थात उच्चारण स्थान समान होना चाहिए, और दूसरा है प्रयत्न या यत्न की तुल्यता। तो दूसरा क्या कहता है कि प्रयत्न को ही यत्न कहा जाता है। ठीक है, तो प्रयत्न जो है वो भी समान हो उच्चारण स्थान के, तब उसे सवर्ण हम कहेंगे। ठीक है, अब उच्चारण स्थान या समाप्त हो जाते हैं, उसके बाद नंबर आता है यत्न का। किसका आता है? यत्न या प्रयत्न कह सकते हैं हम, प्रयास। ठीक है, तो यत्न द्विधा, यत्न के दो प्रकार होते हैं, दो भाग होते हैं। यत्नो द्विधा, यत्न के दो भाग होते हैं, दो भेद होते हैं। आभ्यंतर और बाह्यस्य, पहला आभ्यंतर और दूसरा बाह्य। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा तुम्हें कि यत्न के दो प्रकार होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। ठीक है, अब यत्न होता क्या है? यत्न कहते किसे हैं? तो देखो, हम जानते हैं कि वर्णों को बोलने में, यानी वर्णों के उच्चारण में, अक्षरों को बोलने में हम जो प्रयास या कोशिश करते हैं, भाई किसी भी वर्णों को बोलने से पहले उसके लिए कोशिश तो की जाएगी। ठीक है, तो वर्णों को बोलने के लिए हम जो प्रयास या कोशिश करते हैं, उसी प्रयास को प्रयत्न अथवा यत्न कहा जाता है। यानी वर्ण को बोलने में, वर्ण को उच्चारित करने में हम जो क्या करते हैं? प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? यत्न कहा जाता है। अब बात आती है कि बाह्य और आंतरिक, बाह्य और आभ्यंतर होता क्या है? तो हम जानते हैं कि देखो, बाह्य पहला है आभ्यंतर प्रयत्न। तो आभ्यंतर प्रयत्न भी 5 प्रकार का होता है ना। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विव्रत, संव्रत, है ना, और ईषद विव्रत, इस प्रकार से। तो कहने का मतलब है कि जो यत्न है, अक्षरों को बोलने का जो प्रयास है, उसको ही क्या कहा जाता है? यत्न कहा जाता है। और यत्न के दो भेद होते हैं, आभ्यंतर और बाह्य। आभ्यंतर और बाह्य। तो देखो, आभ्यंतर के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, और आभ्यंतर के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। और बाह्य जो प्रयत्न है, बाह्य जो यत्न है, बाह्य यत्न, इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 11 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। तो अब मैं इनके बारे में लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, आभ्यंतर, बाह्य। आभ्यंतर क्या होता है? बाह्य क्या होता है? आभ्यंतर होता है वर्ण को बोलने से पहले, अर्थात वर्ण की उत्पत्ति से पहले जो प्रयास किया जाता है, जो प्रयत्न किया जाता है, उसे आभ्यंतर प्रयत्न या आभ्यंतर यत्न कहते हैं। यानी वर्ण उच्चारित नहीं हुआ है, उससे पहले जो हम प्रयास करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? आभ्यंतर यत्न कहा जाता है। आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, ईषद विव्रत और संव्रत। तो आपसे केवल इतना ही पूछा जाता है कि आभ्यंतर यत्न किसे कहते हैं। तो हमें लिखना है कि वर्ण को बोलने से पहले
वर्ण के उच्चारण से पहले जो प्रयास किया जाता है उसे आभ्यंतर यत्न कहते हैं। आभ्यंतर यत्न कितने प्रकार का होता है? तो आभ्यंतर यत्न के 5 प्रकार होते हैं। स्पृष्ट, ईषत्, स्पृष्ट, ईषत्, विव्रत, विव्रत और संव्रत। अब बाह्य यत्न, बाह्य यत्न कैसे कहते हैं? तो वर्ण की उत्पत्ति के बाद, वर्ण की उत्पत्ति के बाद, उत्पत्ति के बाद से मतलब है हम बोलते समय जो प्रयास करते हैं, वर्ण की उत्पत्ति के बाद अर्थात बोलते समय जो प्रयत्न किए जाते हैं उन्हें बाह्य यत्न कहते हैं। अब बाह्य यत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो बाह्य यत्न 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। तो देखो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के विषय में तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनकी परिभाषाएं सबकी लिखाई जाएंगी। तो कहने का तात्पर्य है कि बाह्य यत्न वर्ण की उत्पत्ति के बाद अर्थात बोलते समय जो प्रयास हम करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बाह्य यत्न कहते हैं। और बाह्य यत्न के 11 प्रकार होते हैं। बाह्य यत्न के 11 भेद होते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ठीक है। तो इसमें से जो पूछा जाता है वो क्या है कि यत्न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, आभ्यंतर और बाह्य, ठीक है। यत्न किसे कहते हैं? तो वर्णों को बोलते समय जो हम प्रयास करते हैं, उच्चारण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? यत्न कहते हैं। आभ्यंतर किसे कहते हैं? जो वर्ण के उच्चारण से पहले प्रयास किया जाता है उसे आभ्यंतर कहते हैं। और वर्ण के उत्पत्ति के बाद यानी बोलते समय जो प्रयास किया जाता है उसे बाह्य कहते हैं। अब आभ्यंतर के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं और बाह्य के 11 भेद होते हैं। इनके विषय में आगे विस्तार से अगले अध्याय में बात करेंगे। धन्यवाद।